Good morning, students. My name is Akanksha Vaske. Today I am going to tell you about the important question of human anatomy and physiology. ठीक है, आप सभी या तो टिक कर सकते हैं या तो लिख सकते हैं. ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं, इन्हें आप देख भी सकते हैं. ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैं उसे टाइप नहीं कर पा रही हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी. टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ, प्लीज आप उससे नोट डाउन कर लें. ठीक है. गुड मॉर्निंग संदीप जी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस लिखना है या ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप पॉज कर करके खुद से लिख लीजिएगा. मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगी और मैं आज ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी. हाँ, सॉरी. तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है मानव रचना एवं कार्य की, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं. स्कोप जो है थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, स्कोप, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप. उसके बाद जो ये क्या कहते हैं वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनाटॉमी आता है. इसमें जैसे क्या कहते हैं सुपाइन क्या है और सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है. मतलब बॉडी को वो रख के, जैसे हमारे सामने वाला पोर्शन एंटीरियर है, पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर है, या सामने वाला पोर्शन वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है. ठीक है, सुपाइन ऊपर का पोर्शन है और जो है प्रोन जो है नीचे का पोर्शन है. तो ये सारी चीजों के छोटे छोटे मतलब एक एक नंबर के में भी इससे क्वेश्चंस बन जाए. ठीक है. उसके बाद है डायरेक्शनल टर्म्स. डायरेक्शनल टर्म्स में जैसे बच्चों सैजिटल सेक्शन क्या होता है. सैजिटल सेक्शन जैसे मेरी बॉडी को ऐसे दो भागों में सीधा सीधा लंबवत काट दिया जाए, वो सैजिटल सेक्शन है. ठीक है. और कोरोनल सेक्शन जो है, कोरोनल सेक्शन में क्या होता है जब हमारी बॉडी को बेड़ा काटा जाए आर पार ऊपर से नीचे. तो इसी तरह से ये कुछ सेक्शंस के नाम है, सैजिटल, हॉरिजेंटल, कोरोनल. ठीक है. तो इन पे शायद एक नंबर पे कुछ पूछ सकता है. ठीक है. फिर आया बॉडी कैविटी. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इस पे हमें नहीं ध्यान देना है. हमें सिर्फ डायरेक्शनल टर्म्स और प्लेन्स ऑफ बॉडी, मतलब जैसे आपका कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है ना, सुपाइन, प्रोन, मीडियल पोजीशन क्या है, लैटरल पोजीशन क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है, सुपरफिशियल क्या है और पेरिफेरल क्या है. ठीक है. अब हिंदी में इसको बोलना कि उच्च सिरा कपाल का, निम्न सिरा कपाल का, अग्र सिरा बॉडी का, पश्च या पृष्ठ सिरा, और उत्तान स्थिति, उठने की, अवतान बैठने की स्थिति, मध्यवर्ती स्थिति, पार्श्विक स्थिति साइड की, समीपस्थ मतलब जो बीचों एक मीडियल लाइन होती है बीचों बीच, इसके समीप जो ऑर्गन उपस्थित हो, जैसे हार्ट मीडियल लाइन के पास में उपस्थित है. एक इमेजिनरी लाइन होती है जो माना जाता है कि हमारी बॉडी को दो भागों में बांटती है, उसे मीडियल लाइन कहते हैं. और उस मीडियल लाइन के बीचों के आसपास जो भी ऑर्गन्स होते हैं उस मीडियल लाइन से दूरी तय की जाती है कि मीडियल लाइन के समीपस्थ वो ऑर्गन है कि दूर है. तो इसीलिए वो पार्श्विक स्थिति, समीपस्थ स्थिति और दूरस्थ स्थिति और पृष्ठीय और सतही स्थिति, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है एक नंबर में. और ये जो सैजिटल सेक्शन जिसे हम द्विपार्श्वीय कहते हैं, हॉरिजेंटल जिसे हम क्षैतिज कहते हैं, कोरोनल जिसे हम कोरोनल शिखरीय कहते हैं, और लिथोटॉमी स्थिति का कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है. तो फर्स्ट यूनिट बच्चों में ये थी. ठीक है. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेकंड यूनिट, कोशिका हर बार 10 नंबर में आती है. ठीक है. जो आपकी कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, इस पे पूछ ले 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर कुछ का. साइटोप्लाज्म पे पूछ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे पूछ सकता है. मतलब सेकंड यूनिट में एक भी चीज आप नहीं छोड़ सकते हैं, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. और या तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द सेल एंड क्या कहते हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन अबाउट इट्स कंपोनेंट एंड देयर फंक्शंस. मतलब सेल के बारे में लिखिए, सेल की संरचना के बारे में, सेल के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका एक नाम मतलब लिख के मेंशन करके सारे उसके ऑर्गेनेल्स के नाम लिखिए, उनके कार्यों के नाम लिखिए. तो ये क्वेश्चन एक बड़ा आता है, तो उसमें आपको सब लिखना पड़ता है. सेल की परिभाषा लिखनी पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है उसके बारे में लिखना पड़ता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के बारे में लिखना पड़ता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के बारे में लिखना पड़ता है, लाइसोसोम्स के बारे में लिखना पड़ता है,
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, इस पे सब पे मतलब क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जा सकते हैं या एक सम्मिलित सेल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे डिप्लोमा में हमेशा सम्मिलित पूरा सेल के बारे में लिखिए, एक बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो सेकंड यूनिट मतलब ये सेल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं, है ना, ये आते ही आता है। फिर टिश्यू में बच्चों इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इपिथेलियल या कनेक्टिव में कुछ ना कुछ मतलब अल्टरनेट करके पूछ लेगा, इपिथेलियल या कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू की परिभाषा लिखिए ऊतक की, और कितने टाइप के ऊतक हैं ये लिखिए, और जिनमें से मैं मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को छोड़ रही हूँ, आप सिर्फ इपिथेलियल या कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, ठीक है। और बाई चांस एक क्वेश्चन और इस चैप्टर में कि बाई चांस वो आपसे पूछे कि आप न्यूरॉन से क्या समझते हैं, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बचपन से हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जरूर याद करना, वो लिख देना और न्यूरॉन के कार्य याद कर लेना। फिर उसके बाद है ग्लियाल सेल। ग्लियाल सेल मतलब न्यूरोग्लिया को कहते हैं, तो हो सकता है न्यूरोग्लिया पे क्या होती है, डेफिनेशन क्या है ग्लियाल सेल की, जिसे हम ग्लाया कोशिकाएं कहते हैं ग्लियाल सेल को, इसके बारे में भी कुछ पूछ सकता है और इसके कार्य। तो न्यूरॉन और ग्लियाल सेल, इनकी संरचना, इनके कार्य पूछ सकता है एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के अलावा नर्वस टिश्यू में, ठीक है। फिर आया यूनिट 4 जिसे हम ऑसियस सिस्टम कहते हैं, अस्थि तंत्र कहते हैं। इसमें जो है कि स्केलेटन सिस्टम में जैसे आपको सबसे पहले क्या होता है स्केलेटन सिस्टम, ये लिखिए। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, इन दोनों के बारे में 2-2, 4-4 लाइन। एक्सियल में कितनी हड्डी होती है, 80, और उसमें जो है क्या कहते हैं 206 हड्डियां है ना, तो एक्सियल में शायद 80 होती हैं और बाकी 126 समथिंग कुछ अपेंडिकुलर में होती हैं। तो हड्डी की संख्या जरूर याद रखिएगा क्योंकि 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डी है, अपेंडिकुलर में कितनी है, ठीक है। या जो आपका वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों के बारे में पूछता है क्वेश्चन, स्कल के बारे में पूछता है क्वेश्चन, कपाल, आपका कपाल, और इसको वर्टिब्रल कॉलम को हम कहते हैं कशेरुक स्तंभ, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, इस पे क्वेश्चन पूछता है। फिर रिब्स के बारे में पूछ लेता है, रिब्स पसलियां, है ना, तो मतलब थोरेसिक केज होता है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज, और कितनी कितनी हड्डियों से बना है आपका एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये तो एक बेसिक हम पढ़ रहे हैं। फीमर हड्डी जो लॉन्ग बोन है, वर्टिब्रल कॉलम जो लॉन्ग बोन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। स्कल आप साइड में अपनी तसल्ली के लिए पढ़ लीजिए कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आ जाए कि फ्रंटल बोन क्या है, पैराइटल क्या है, ऑसिपिटल क्या है। सूचर्स पे पूछ लेता है, जैसे कोरोनल सूचर और ये सब पे थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए, ब्रेन की हड्डियों को जोड़ने कपाल की हड्डी को जोड़ने के लिए सूचर्स होते हैं, तो सूचर्स के बारे में पूछता है, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्केलेटन सिस्टम में, आप लोग फिर कहेंगे बच्चों ये तो पूरा सिलेबस बता देती हैं, लेकिन जो है वो कह रही हूँ, ठीक है। पासिंग मार्क तो यहीं से हो गया, अगर आपने 10 नंबर कोशिका याद किया, एपिथेलियल कनेक्टिव याद किया, तो पासिंग मार्क तो चल रहा है हमारा अभी, ठीक है। ब्लड वाला और पढ़ लेंगे तो पासिंग हो गया 3 यूनिट, लेकिन फिर भी आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जो इम्पोर्टेंट है मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग को ज्यादा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो वैसे अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने आपसे स्कोप कहा था, डायरेक्शन टर्म कहा था, दिशात्मक शब्दावली या शरीर के स्तर जिसे हम प्लेन्स ऑफ बॉडी कहते हैं। फिर सेल वाली यूनिट में मैंने सब कुछ कहा था कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी आ सकता है। और ह्यूमन बॉडी में मैंने टिश्यू में, ऊतक में मैंने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू कहा, और साथ ही साथ नर्वस टिश्यू में मैंने न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया या ग्लियाल सेल्स कहे। फिर स्केलेटन सिस्टम में आपको मैंने बोला कि स्केलेटन सिस्टम की परिभाषा, एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम और फीमर हड्डी इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और पसलियों, रिब्स के बारे में पूछ सकता है, और क्या कहते हैं सूचर्स के बारे में पूछ सकता है। जॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट एकदम, अगर तुम्हें मन करे स्केलेटन सिस्टम में सब कुछ छोड़ने का तो छोड़ दो, लेकिन जॉइंट्स मत छोड़ना, जॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। और स्केलेटन सिस्टम में तुम जॉइंट पढ़ लो, वर्टिब्रल कॉलम और फीमर पढ़ लो, ये 3 क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट है, वर्टिब्रल कॉलम, फीमर बोन जांग की हड्डी, और ज्वाइंट्स,
ठीक है, ज्वाइंट्स छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स एंड देयर फंक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आया यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आप ब्लड, ब्लड क्या होता है उसकी परिभाषा, उसकी कॉम्पोजिशन, मतलब ब्लड बना किन किन चीजों से है। ठीक है, फिर रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना कार्यकाल होता है इनका। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन, इनका कार्य क्या होता है। संजय पासवान जी, लास्ट में मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। ठीक है, तो आपको ब्लड की कंपोजिशन पढ़नी है, ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें एक हीमोग्लोबिन पे शॉर्ट नोट कभी कभी आ जाती है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। और ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग, हीमोग्लोबिन और ब्लड और ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड के कार्य। ठीक है, और साथ ही साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर आया लसिका तंत्र, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें आपको जो पढ़ना है, इसमें आपको लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिम्फ नोड, दूसरा स्प्लीन, लिम्फ नोड, स्प्लीन और रेड बोन मैरो, 3 चीजें पढ़नी है इसमें। ठीक है, रेड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आता है, प्राथमिक लसिका अंग में, और द्वितीय लसिका अंग में आते हैं आपके लिम्फ नोड और स्प्लीन। ठीक है, तो लिम्फ नोड, स्प्लीन और बोन मैरो पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आया हृदय वाहिका तंत्र या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। इसमें बच्चों आपका आता है हार्ट। ठीक है, हार्ट में क्या कहते हैं, एनाटॉमी हार्ट की। ठीक, ऐसे तो उदित फार्मेसी लूट रही है, शायद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, आपको तो पूरे चैप्टर ही बता रही हैं, ये तो हमें भी पता है। ओके अभिषेक सिंह जी, थैंक यू। फिर भी जो इन पूरे में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपके दिमाग में, जैसे होता है नहीं, माँ बाप भी आपको कहते होंगे शायद, बेटा ये काम कर लो, इससे आपको फायदा होगा, भले वो काम आपको पहले से पता हो, है ना। मुझे लूटने का नहीं पता है, मैं अपना सुबह का टाइम देके आप लोगों को बता रही हूँ, मेरा भी एग्जाम चल रहा है। अभी हम लोग एग्जाम की बात करें, आप अभी छोटे हैं और इस तरह से गलत मत सोचें, और बाकी इस तरह की बातें जो है आप उदित सर से कर लें। ठीक है बेटा, लूट नहीं रहे हम आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं अभिषेक जी, इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट, एक टीचर कभी कुछ बोल रहा है सुन लेना चाहिए। हम लोग भी ठीक है, सबको पैसे मिलते हैं, आप भी आगे जाके जॉब ही करोगे, आपको भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होता है। ये सब प्लेटफॉर्म, मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी, ये इसका प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप यहाँ पे मुझसे ये सब, हम तो क्वेश्चंस बता रहे हैं। मैं आगे से नहीं पढ़ाऊंगी, अगर यही है आप लोगों को कि आपको लूटा जा रहा है तो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम देखते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट है। हार्ट में जैसे हार्ट की एनाटॉमी में सब कुछ आता है कि कितने वेंट्रिकल्स हैं हार्ट में, जो है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फोर्थ वेंट्रिकल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। आपको नहीं याद, मेनिंजीज, मेनिंजीज जो क्या कहते हैं, मेनिंजीज तो ब्रेन में होती है। हार्ट की लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम, इस पे पूछ लेता है क्वेश्चन। लेकिन आप एनाटॉमी हार्ट में आप सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। जितना भी मैंने पीछे बोला है ना, कि जैसे लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर आप पढ़ लिए, स्प्लीन का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, और जो है क्या कहते हैं इसका रेड बोन मैरो का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो पूरे नंबर मिलेंगे। इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रक्चर तैयार करिएगा, फंक्शन तैयार करिएगा, और उनकी लोकेशन क्या है कि इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से। न्यूरॉन की और ग्लियाल सेल की जो है स्ट्रक्चर पढ़िएगा। हार्ट में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़िए, साथ ही साथ फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट कैसे पूरा क्या कहते हैं अशुद्ध ब्लड को सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से लाता है, फिर उसे लंग्स में प्योर कराता है, फिर पूरी बॉडी में शुद्ध ब्लड को सर्कुलेट करता है ना। तो ये फिजियोलॉजी है।
अशुद्ध ब्लड का लेना और शुद्ध करके उसे बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। ये चीज जो है आपका क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी है। अशुद्ध रक्त लेकर उसे शुद्ध करा के पूरी बॉडी में संचारित करना, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो हार्ट की फिजियोलॉजी में भी आ सकती है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा बच्चों, सिर्फ एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। जैसे मैं एक बार के लिए इसमें ये भी बोल दूं कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट में। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में आप हार्ट वॉल लिख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी वॉल होती है एनाटॉमी मतलब हार्ट में। चैम्बर्स कौन से होते हैं हार्ट के, हार्ट में राइट लेफ्ट है ना, क्या कहते हैं, आर्ट्रियम वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अलिंद निलय जिसे कहते हैं शायद, ठीक है, बाया अलिंद दाया अलिंद। तो ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपके द्विलनी कपाट या मिट्रल वॉल, त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। फिर आया कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बच्चों। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पे क्वेश्चन बन जाता है, कार्डियक आउटपुट पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आए हैं, उनका नाम यहाँ नहीं लूंगी तो भी आप लोग कहोगे कि आपने इम्पोर्टेंट, ठीक है, पूरा चैप्टर है, लेकिन पूरे चैप्टर में जो आता है उनके नाम बार बार लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आप उसका वो पढ़ लीजिए, हार्ट का फिजियोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर हार्ट में जो अगली चीज इम्पोर्टेंट है वो ईसीजी और ब्लड प्रेशर। क्या इम्पोर्टेंट है? ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हार्ट के चैम्बर, हार्ट के वॉल्स, हार्ट की एनाटॉमी, ठीक है, हार्ट की फिजियोलॉजी, ईसीजी, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अलग से। ईसीजी थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछ लेगा, मैं एग्जामिनर नहीं हूं, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं सेट किया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, उसको छोटा करके देख लीजिए जैसे। उसके बाद चलिए, तो आपका हार्ट का खत्म हो गया ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लंग्स और एल्विलाई इसका स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। लंग्स और एल्विलाई है तो ये सब कुछ आप यही चाहते हैं मैं छोड़ दूं सब, तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको तो बता रही हूँ कि आप लंग्स के बारे में पढ़िए, लंग्स की संरचना, लंग्स के कार्य, ठीक है। और साथ ही साथ एल्विलाई पे शॉर्ट नोट आ सकती है, ठीक। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन को ही, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन को ही फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी पूछेगा तो सिर्फ एनाटॉमी अकेले नहीं पूछता है, उसके साथ उसकी फिजियोलॉजी भी पूछता है, कार्य की भी पूछता है। तो फिजियोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा। फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप टाइडल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, 2-2 नंबर पे आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। बच्चों अभी आपस में मैसेज मत करो, टिक करो, आपस में लड़ाई नहीं करो। उसने जो कहा ठीक है, कोई नहीं, मुझे भी बच्चों की बातें तो सुनने आए हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टिक लगाओ, नहीं फिर बाद में फिर वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होएगा। मैं स्लाइड नहीं प्रिपेयर करके दे रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए अभी टिक लगाओ जो SD टाइगर है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों आपको स्टमक के बारे में पढ़ना है। पहले तो पाचन तंत्र की परिभाषा पढ़िए, पाचन तंत्र में कितने ऑर्गन्स हैं उनके सिर्फ नाम ना, कि ओरल कैविटी है, टीथ है, टंग है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है। लेकिन जो पूछता है स्पेशली अलग से स्टमक के बारे में, ठीक है। या ऐसे ही पूछ लिया कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखो, तुम सबके बारे में नहीं लिखना चाहते हो तो थोड़ी परिभाषा लिखो, स्टमक के बारे में लिखो, स्टमक का स्ट्रक्चर बनाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। पैनक्रियाज, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इन सब का स्ट्रक्चर और थोड़ी बहुत इनके बारे में थ्योरी। अगर स्ट्रक्चर याद है, ज्यादा थ्योरी नहीं याद हो रही तो सिर्फ कार्य याद कर लेना, फंक्शन। इन सबके स्ट्रक्चर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सब का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, उनके कार्य तैयार कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। और अब आया आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल कंकालीय मांसपेशियां या स्केलेटल मसल, चैप्टर नंबर 10,
ठीक है, इसमें बच्चों आपको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या मांसपेशी संकुचन की कार्य की, ये कभी कभी पूछ लेता है। और मसल, स्केलेटल मसल भी कितने टाइप की होती है, एक स्मूथ मसल होती है, एक स्ट्रेटेड मसल होती है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। एक फिगर सफिशिएंट होगा अंजलि जी, ठीक है। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर जो आपसे याद हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर ये नहीं कि बस स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर के अंदर जो लेबलिंग होती है, नाम होते हैं, कि जैसे सेल है, सेल के अंदर कहाँ न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का नाम लिखिए, कहाँ गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी बॉडी के। जब हम किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसके अंदर के ऑर्गन्स के नाम भी लिखते हैं, तो उसे कहते हैं लेबल्ड डायग्राम, नामांकित करके चित्र बनाना। तो वो नामांकन बहुत जरूरी है, वो जरूर करिएगा, ठीक है। एक जो भी आपको सरल हेडिंग पे बहुत जोर देना, कुछ नहीं याद हो रहा है, हेडिंग याद हो रही है, तो वो सब तो आपको पता ही है कि कैसे नंबर पाएंगे। और बाकी नियत सही रखिए, सब अच्छा ही लिखता है कॉपी में, अच्छे मन से लिखिए, ठीक है। तो इसमें मांसपेशी संकुचन की कार्य की पूछ लेगा, ठीक है बच्चों। और स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। फिर आया नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें बच्चों नर्वस सिस्टम की एक परिभाषा याद कर लीजिए, अपने मन से नहीं याद करना मत करिए। इसमें आप सिर्फ मेनिंजीज ऑफ ब्रेन ये याद कर लीजिए, मेनिंजीज पे क्वेश्चन आ सकता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या मस्तिष्क मेरुद्रव्य, इस पे क्वेश्चन आता है, CSF, ठीक है। फिर बहुत 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 एकदम माई बाप क्वेश्चन जो है, ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स, ये माई बाप क्वेश्चन है। आपको और सब नहीं याद हो रहा, लेकिन ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स जरूर याद कर लेना। जैसे ब्रेन के पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम, है ना, ये सारे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पॉन्स, ये सारी चीजें तुम ब्रेन का एक कॉमन स्ट्रक्चर, जिसमें ये सारे नामांकन दीजिए और ब्रेन के कार्य लिखिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा बाई चांस, और उसके कार्य। स्पाइनल कॉर्ड के, अगर स्पाइनल कॉर्ड का एक फंडा बता दे रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, तो अगर तुमने क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के, जैसे क्रेनियल नर्व तुमको याद हो जाए, ये क्वेश्चन, स्पाइनल नर्व भी याद मत करो। स्पाइनल नर्व 31 जोड़े होते हैं, ये 11 या 12 जो भी क्रेनियल होते हैं, मुझे अभी संख्या याद नहीं है बच्चों, तो संख्या जरूर याद करना है कि क्रेनियल नर्व की कितनी संख्या होती है, स्पाइनल नर्व की कितनी, बाई चांस टिक करने में आ जाए इसलिए कह रहे हैं। लेकिन क्रेनियल नर्व को पूरा ठीक से याद करने में, ठीक है, जो क्या कहते हैं, पूरा क्रेनियल नर्व को पूरी परिभाषा के साथ, कौन सी नर्व का क्या काम है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आंखों के लिए है ना, बहुत सारे गुस्टेशन और सारे टेस्ट के लिए कौन सी है, तो क्रेनियल नर्व याद कर लीजिएगा। अगर आप क्रेनियल नर्व याद कर लेते हैं ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन, ऐसे मान लो स्पाइनल कॉर्ड आ गया, तो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन लिख दो, उसी में क्रेनियल नर्व लिख देना, तो क्वेश्चन बढ़ भी जाएगा। और क्रेनियल नर्व एक्चुअली ओरिजिनेट वहीं से हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से सारे तार निकल रहे हैं। जैसे घर में वायरिंग कराते हैं, तो रीढ़ की हड्डी से वायरिंग पूरे शरीर में होती है। किसकी वायरिंग? न्यूरॉन्स की, तंत्रिकाओं की, ठीक है। तो आप स्पाइनल कॉर्ड की छोटी सी डेफिनेशन 2 लाइन की, उसमें क्रेनियल नर्व लिख दो, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, स्पाइनल भी हो गया और क्रेनियल भी तैयार हो गया। तो यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की, गर्म चीज से तुरंत आपने हाथ हटा लिया, ये सब चीजें, अचानक से ब्रेक लगा लिया, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी हिंदी में मेरुदंड की प्रतिवर्त गतिविधि, ये आ जाता है। मेरुदंड की प्रतिवर्त गतिविधि, ये आ जाता है, ठीक है। फिर क्रेनियल नर्व्स आता है, और अब नीचे जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में अंतर आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस आता है, ये आप देख लीजिएगा। अब आया सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में आप आई और ईयर और स्किन, ये 3 पढ़ लीजिए। इसमें टेस्ट और स्मेल भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आई, ईयर, स्किन, और जिसमें भी आई, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन से भी कुछ पूछ सकता है। आई, ईयर का स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा, स्किन का स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा, फिर उसकी कार्य की, फिजियोलॉजी, मतलब आंख कैसे देख पाती है, कान कैसे सुन पाता है, उसकी जो गतिविधि है, मैकेनिज्म है, वो पढ़ना है। स्किन का सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्किन के कार्य पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आया आपका यूरिनरी सिस्टम,
जिसमें आपको किडनी और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है किडनी यूरेटर सब कुछ एक साथ जोड़ के, तो वो वाला स्ट्रक्चर पढ़ लेना और किडनी का स्ट्रक्चर अलग से पढ़ लेना, और किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, मतलब एक किडनी का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो उसी में नेफ्रॉन सब हो जाएगा। तो नेफ्रॉन या किडनी ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन ये पढ़ लेना, बस इसमें 3 क्वेश्चन। फिर आया एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड और गोनैड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में जो जितने भी हार्मोन्स है ना, उनके अधिक या कम सिक्रीट होने से जो बीमारियां होती हैं उस पे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अंतःस्त्रावी तंत्र है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, इनके हाइपर या हाइपो, अधिक या कम सिक्रीशन से जो बीमारियां होती हैं उस पर 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी लॉन्ग में इसमें पिट्यूटरी और ओवरी और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं याद कर तो पिट्यूटरी जरूर याद कर लेना। पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है, पिट्यूटरी के कितने हार्मोन्स हैं, अग्र भाग के पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं, पश्च भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, और साथ में उसके फंक्शंस, ये पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल फीमेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आता है, आप उसका स्ट्रक्चर, उसकी कार्यकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होती है, इसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा होगा, जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, सारी फेजेस दिखाया है। थोड़ी सा हिंदी में डेफिनेशन और वो स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ पे, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ एक ही चीज है, बच्चा प्रजनन की वो प्रसूति, प्रसव, ठीक है, उसे पार्चुरेशन कहते हैं, और प्रेगनेंसी, इस पे शॉर्ट नोट बाई चांस आ जाए, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आप लोग मुझसे कुछ पूछना हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कुछ पूछना है, लेकिन कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर दीजिए। मैं लीड करूं क्लास? किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जी संदीप, जी संदीप जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, जैसे एक बच्चा बोल रहा था ना अभी कि आप तो सारा वो करा रहे हो, मैं मुझसे बोलना चाहता हूँ कि वो कह रहा था कि अभी तो आप मतलब कि अभी तो ये कह रहे हैं कि सारा वो करा रहे हो, अगर मान लो ऊपर से आपने बता दिया, ठीक है, एक एक दो टॉपिक बता दिया आपने, अगर वो नहीं आते तो बाद में ये लोग फिर ये बोलेंगे कि मैम ने बताया वो नहीं आया। मैम एग्जाम आपने थोड़ा नहीं बनाया है, वो तो सर ने बनाया हुआ है, उन्हें क्या पता क्या आया क्या नहीं आया। आपने जो बताते हो ना उसमें से फंस जाता है, इतना पता है 80% मतलब 85% फंस जाता है आपको बताया हुआ जो है। हाँ, तो आप जो भी बता रहे हो अच्छा बता रहे हो मैम, नहीं अच्छा करते हो आप, नहीं छुड़वा रहे, तो ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ना ही तो पड़ता है इसमें, तो मतलब सिंपल सा ही है, मतलब एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, बस डायग्राम देखने पड़ते हैं इसमें तो सारी जो है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और मैम बोला था कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम था मैम अच्छे से ना हो पाया है वो तो, क्यों? क्योंकि मैम इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया गया था, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर तो सिर्फ मैम एक ही चैप्टर कराया गया था, जो लेसन 1 है ना, वही लेसन मतलब ऐसे कराया गया था, बाकी तो जो कराया था सर ने मतलब कि छोड़ छोड़ के कहीं बीच में हेडिंग उठा लिया ऐसे करा दिया था। तो हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं फंसे थे मेरे, बताए? नहीं मैम, क्वेश्चन तो फंसे थे, बट हमारे पास कोई मतलब मेथड तो नहीं था मैम, मतलब एक दिन में इतना सारा याद थोड़ा ना हो जाएगा कोई। लिखा हुआ नहीं था आपके पास हाँ हाँ, अब बुक से जो करते हैं उसमें पता नहीं कौन सी समस्या, बुक से मैम नहीं हो पाया ना इतना, उसमें पता नहीं अलग लैंग्वेज लिखा होता है, पीडीएफ होती तो आप लोग को हाँ दिक्कत तो हो जाता मैम। वैसे आपने मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर कराया ना सारे लेसन जो है, वैसे नहीं कराए गए थे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को कहीं कहीं बीच बीच में करा दी थी मतलब जो है। पास तो हो जाओगे ना आप सब? पता नहीं मैम क्या होगा, वो तो एग्जाम रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है ना, वो तो थियोरेटिकल कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था क्या? नहीं मैम ऐसे नहीं आए थे, मतलब जो मतलब सर ने कराया उनमें से तो कोई आया ही नहीं था, एक दो तीन क्वेश्चन फंसे थे उसमें से जो है, तो वो तो कर दिए, डेंटल वगैरह के फंसे थे, सिंपल 2-3 क्वेश्चन फंसे थे मैम, वो तो कर दिए, और 8-9 नंबर एमसीक्यू, मान लो 9-10 नंबर एमसीक्यू को सही हो गया। अरे चेक अच्छा ही होगा, परेशान मत हो, ठीक है। वो स्ट्रक्चर एक दिन में याद नहीं होते हैं, हाँ जल्दी तो बोला था मैम, एक दिन में याद नहीं होते स्ट्रक्चर, वो तो रटने पड़ते हैं मैम, और मतलब केमिस्ट्री को इनको पहले ही थोड़ा स्ट्रांग जिसका होता है ना वो बना लेता है फिर।
हाँ खुद ही लिख हाँ लेता है कैसे कैश आईपैक नेम पे। वैसे उन्होंने शायद क्लास ली है, तो उसे रिवाइज करिए। अगर एक बैग भी आ गई तो आप उसे निकाल सकते हैं, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक और है। सर से कहा जाएगा, वैसे आएगी नहीं बैग, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किया है फर्स्ट ईयर में बहुत लीनियंट कॉपी चेक होती है, बहुत लिबरल करके, बहुत मतलब ज्यादा टफ स्ट्रिक्ट करके नहीं चेक करते हैं, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और बाकी आगे से केमिस्ट्री के लिए हम सर से कहेंगे कि अगर पढ़ाना है तो मतलब अच्छे से कंटेंट दें, है हाँ ना। हाँ हाँ, जी, मैं चैप्टर सर वाइज से ये बात चैप्टर देते पूरी, हैं मैम। ठीक है ठीक ठीक, है। थैंक यू मैम। हाँ, ओके। तो और किसी को तो कुछ नहीं पूछना है, सारे बच्चे। अब चलिए आप लोग पढ़िए, मैं क्लास लीव करती हूँ। अजय, अजय जी, हाँ अजय जी बताइए। गुड मॉर्निंग हाँ अजय। मैम। जो आपने बताया है क्वेश्चन अभी, तो मैंने नोट्स बना रखे, जो सर ने दिए हैं नोट्स, उससे मैंने नोट्स बना रखे। इसमें क्वेश्चन मिले नहीं है मैम, जो आपने अभी बताया। जी, बुक होगी कोई? बुक मैम है नहीं। आप बुक से बता रहे हैं? हाँ जो बुक से। पहले बताए आपने, पहले जो बताया उसमें तो सारे मिले। आज जो बताया आपने उसमें क्वेश्चन छूट गए, मेरे मिले नहीं बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखिए आपके आसपास अगर स्टेशनरी है, बुक शॉप है, आपके कोई फ्रेंड है, जी तो उससे आप जी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठाकुर प्रकाशन में से ही बताया मैंने, अपनी की बुक आप ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी मैम। एन मुकेश है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। एन मुकेश की 120-30 रुपए की ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है, उसमें आपको पूरा मिल, आप आसपास स्टेशनरी पे देख लीजिए, या कॉलेज से कोई बुक तो आपको दी गई होगी ना लाइब्रेरी से, उसमें आपको मिल जाएगा। जी मैम, दे तो गई, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, इतना लॉन्ग लॉन्ग में लिख रखे हैं क्वेश्चन। बोला है, आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। एन मुर्गेस की बुक है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, डिप्लोमा के लिए भी होती है, बहुत अच्छी किताब जी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। एन मुर्गेस की जी, डिप्लोमा की सारी किताबें आती हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, ठीक है। ओके मैम। बुक का व्यवस्था करिए, हो जाएगा उससे, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास लीव करती हूँ बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को।